कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं वो है रेस्पिरेशन का चैप्टर, यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। और फ्रेंड देखिए, ये जितना भी आपका जो भी बायोलॉजी के लोग हैं, जो भी लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और देख रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन के लिए, और जो लेक्चर अपलोड होते हैं फ्रेंड तो वो जब जिनके पास नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड मैं अब बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ। अगस्त में डेट आ चुकी हैं, आपको पता ही है कि अगस्त में डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग बिल्कुल विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई। और जो बी ऑप्शन है इसमें है नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई। सी में है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई। और नेजल कैविटी है डी ऑप्शन में, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको इसमें ये बताना है कि मैन यानी हम लोग जो हैं मैन उसमें और मैमल्स में जो एयर पास होती है, हवा हम लोग जो बाहर से लंग्स के अंदर ले जाते हैं, उस हवा का जो पैसेज है, रास्ता है, वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो नेजल कैविटी होती है, यानी कि जो हमारी नाक होती है उसमें दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, तो हम लोग नाक से अपने नोज से हवा को अंदर ले जाते हैं, नेजल कैविटी से हवा अंदर जाती है। फिर उसके बाद जो ऑर्गन होता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। और लैरिंग्स के बाद होता है ट्राकिया, जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो एक बोन लाइक बोन नहीं, एक्चुअली वो कार्टिलेजिनस रिंग होती है और स्ट्रक्चर होता है पूरा पाइप की तरह। और यहाँ पे हमारे पास है उसके ब्रोंकाई। और जब हम लोग लंग्स के अंदर अगर बात करें तो लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकाई जो होती हैं वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो एट लास्ट जो है वो एल्वेलाई में जाती हैं। और इसके बाद ये जो है वो एयर सैक्स भी होते हैं वहाँ पे, जो कि जो एब्जॉर्प्शन होता है हवा का या एयर का, उसके एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ाने के लिए ये होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो करेक्ट पैसेज है वो बिल्कुल पता चल गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए जो हमारे पास नेजल चैम्बर है या नेजल कैविटी है उसमें जाता है ओके नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो फेरिंग्स है इसको हम लोग नेजोफेरिंग्स भी कहेंगे, तो नेजोफेरिंग्स है। देन उसके बाद लैरिंग्स है या ग्लॉटिस भी कह सकते हैं। ग्लॉटिस जो होता है वो पार्ट होता है लैरिंग्स का। ओके देन ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई में अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाइज भी होती हैं ओके, क्योंकि वो डिवाइडेड रहती हैं। आप अगर लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे जा करके ये इस तरीके से डिवाइडेड हो जाती हैं। तो जो डिवाइड होके अंदर जाती है ब्रोंकाई के बाद ही फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, फिर एल्वेलाई बन जाती हैं ओके। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई हो गई। देन ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद फिर हमारे पास एल्वेओलर डक्ट्स आती हैं और एल्वेओलर डक्ट्स के बाद एल्वेओलर सैक्स आते हैं और फिर एल्वेलाई आती है ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इन दी लंग्स अल्टीमेटली रीचेस इन। जो ऑक्सीजन होती है लंग्स में वो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्वेलाई जो है ये हमारे पास ऑप्शन, अभी हमने जो पैसेज बताया था उसमें बात की है, जो हमारे पास लास्ट या अल्टीमेट है वो क्या है, एल्वेलाई है। तो जो 2 का ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है ओके, एल्वेलाई। और सेकेंड है थर्ड है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। इसमें से किसका डायमीटर सबसे कम होगा, स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा।
तो यहाँ पे है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, बी है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, सी ट्रैकिया एंड डी है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है थर्ड का डी। और यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो उसमें स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, उसका सबसे छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो मैंने जो लास्ट लेक्चर अपना अपलोड किया था उसमें मैंने सीधे जो है वो ऑप्शन ही बताए थे, और अब मैं यहाँ पे भी सीधे ऑप्शन ही डिस्कस करूँगी, सीधे ऑप्शन बताऊँगी, जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी सेव होगा और हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फोर्थ है इसका क्या है, विच इज़ द कॉमन पैसेज इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग। ओके, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी आप लोग ने देखा होगा खाना खाते खाते अचानक से क्या होता है कि वो सांस की नली में चला जाता है और फंस जाता है और बहुत ज़्यादा आपको कफिंग होने लगती है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो कॉमन जो खाना को निगलने में यानी फूड स्वेलिंग करने में और ब्रीदिंग के लिए जो कॉमन पैसेज होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड रैबिट इज़ दैट। तो यहाँ पे कॉकरोच की ट्रैकिया और रैबिट की जो ट्रैकिया है उसके में क्या सिमिलैरिटी ये पूछी गई है, क्या समानताएं हैं। तो देखिए जो वॉल्स होती हैं दोनों की वो डिफॉर्म नहीं होती हैं, कभी भी उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डिफॉर्म्ड नहीं होती हैं। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन और ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व पाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अर्थवर्म है इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है द लैरिंग्स इज फाउंड इन। लैरिंग्स किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो लैरिंग्स है वो पाया जाता है फ्रॉग और रैबिट दोनों में। ओके, तो जो लैरिंग्स है वो फ्रॉग और रैबिट दोनों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। एट्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डायाफ्राम ऑफ द मैमल इज। मैमल के डायाफ्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये वेंटिलेशन में सपोर्ट करता है या हेल्प करता है। तो टू एड इन वेंटिलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ 9 के लिए देखते हैं। 9 में है देयर इज़ अ मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स कॉल्ड। तो जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती हैं जो उसको कवर करती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा प्लूरा। ओके, प्लूरा होगा ये, जो प्लूरा है वो कवर करता है लंग्स को इसको। और हमारे पास बाकी आपको ड्यूरा मैटर है उसके नीचे लिखा हुआ, तो आपको पता ही है कि ये जो ड्यूरा मैटर होता है ये हमारे ब्रेन में होती है। ओके, जो ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं पायामीटर ड्यूरा मैटर, तो यहाँ वहाँ पे आपने पढ़ा है इसको। नाउ और जो पेरिकार्डियम है वो है हमारे पास जो हार्ट है उसकी जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेन होती है वो पेरिकार्डियम होती है। तो आप यहाँ पे जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के लिए हमारे पास देख लेते हैं फ्रेंड। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्या है ये जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में होता है अर्थवर्म में। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये अर्थवर्म में डिजॉल्व्ड स्टेट में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है लंग वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू। जो लंग का वेंटिलेशन मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो 11 के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जो कोस्टल मसल्स होती हैं और डायाफ्राम ये दोनों ही इसमें हेल्प करती हैं। ओके, कोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों की हेल्प से होता है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 12th है, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो एनिमल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए है अर्थवर्म, बी आर्थ्रोपोड, सी फिशेस एंड डी है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड 1 है मॉइस्ट क्यूटिकल, 2 गिल्स एंड 3 है लंग्स एंड 4 है हमारे पास ट्रैकियल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो 12 है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अर्थवर्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो उसकी क्यूटिकल होती है। तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करता है। और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स आपको पता है जैसे कि अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो वो आर्थ्रोपोड में आता है। तो ये इसमें एक ट्रैकिया सिस्टम पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। नाउ फिश आपको पता है वाटर में रहती हैं, गिल से सांस लेती हैं, गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। और बर्ड और रेप्टाइल्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो जो है ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं और इनमें लंग्स पाया जाता है, ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, बी ऑप्शन 12 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं 13।
13 में है मैमेलियन लंग्स हैव एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वेलॉय और एयर सैक्स। तो देखिए ये कहा गया है कि जो मैमेलियन लंग्स होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे जो है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या होते हैं एल्वेलाई या एयर सैक्स होते हैं। ये क्या अलाउ करता है, किस लिए ऐसा होता है, इट अलाउज। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपको पता है हम लोग CO2 जो होती है हमारे जो एयर जो भी हम लोग एयर लेते हैं अंदर, तो क्या होता है हमारे ऑक्सीजन जो होती है वो हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 जो हम लोग एक्सहेल जो करते हैं, जिस उस गैस में जो ज़्यादा अमाउंट में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यही है कि वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाता है। इसलिए ये जो लंग्स होते हैं उसमें बहुत इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वेलाई या एयर सैक्स पाए जाते हैं। 14 के लिए है हमारे पास ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन। ब्लड किसमें इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपके पास 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉकरोच में। ओके, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन कॉकरोच। ना बाकी आपका अर्थवर्म और फ्रॉग का टैडपोल और मेमेलियन फीटस सब में ही ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ हमारे पास 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे मैं सीधे आंसर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो थोरैसिक कैविटी होती है वो क्या होती है, एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। वो एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो थोरैसिक कैविटी की बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 16। तो देखिए 16 में है द डायाफ्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन लैरिंग्स। सॉरी, डायग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ह्यूमन का लैरिंग्स प्रेजेंट कर रहा है। चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना ABCD। तो देखिए 16 का हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा। 16 के लिए हमारे पास अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ करेक्ट हो रही है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो A है वो क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस हो जाएगा। ओके, एपिग्लॉटिस है सबसे ऊपर, देन एपिग्लॉटिस के बाद यहाँ पे जो आपके ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है B वाला, ये हो जाएगा थायराइड। थायराइड ग्लैंड होती है। ओके, और आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड होती है थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, T3 T4 का। और देन C है, यहाँ पे कार्टिलेजेस के बारे में बताया गया, ये कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, तो ये ट्राकियल कार्टिलेज है। एंड जो D है ये क्या है, ट्रैकिया है। ओके, तो जो D है वो ट्रैकिया है। हमारे पास ऑप्शन भी D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस डायग्राम के लिए। ओके, एपिग्लॉटिस, थायराइड, ट्रैकियल कार्टिलेज एंड ट्रैकिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ये 16 के बाद 17 जो क्वेश्चन है, ये भी अगेन हमारे पास डायग्राम है। इसमें आपने देखा कि लंग्स का डायग्राम दिया हुआ है, तो हमारे पास जो A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो इस डायग्राम देखा उसमें जो हमारे पास A था वो एपिग्लॉटिस था। यहाँ पे भी A जो है वो एपिग्लॉटिस ही है। देन ये लैरिंग्स है एपिग्लॉटिस के नीचे, ये यहाँ पे बताया गया है, और ये ट्राकिया है और ट्राकियल रिंग्स हैं। देन हमको यहाँ पे देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन है, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को कवर करती है उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और हमारे पास जो बी है वो है यहाँ पे एल्वेलाई। ये देखिए जो छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग में क्या है, छोटे छोटे से आपको जो ऐसे राउंड शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई भी ट्री, जो किसी भी फ्लावर की या ट्री की ब्रांचेस लाइक लग रही हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो सी है वो क्या है, सी है ब्रोंकस। जो ऊपर का जो एरिया है वो क्या है, ब्रोंकस है। यहाँ पे जहाँ पे जो ट्राकिया है वो डिवाइड हुई है, और डिवाइड होकर 2 भागों में बट गई है, और एक भाग लेफ्ट लंग में चला गया है और दूसरा वाला राइट लंग में चला गया है। तो वो जो डिवीज़न है, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके जो ऐसे गया है, तो ये जो डिवीज़न है ये क्या है, ये है ब्रोंकस। ओके, तो नाउ डी जो है हमारे पास आप सभी लोग जान गए हैं, जो ये वाला जो सी शेप का दिख रहा है ये क्या है, ये हमारे पास डी से डायाफ्राम है, तो ये डायाफ्राम है। नाउ डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया बिल्कुल, और एपिग्लॉटिस, एल्वेलाई, ब्रोंकस एंड डायाफ्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास जो आ जाएगा वो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब आपके पास टाइम नहीं है और 7 और 8 अगस्त टीजीटी के लिए डेट आ चुकी हैं टीजीटी के लिए, और जो पीजीटी की डेट्स हैं वो 17-18 तक आ गई हैं। तो अब ये डेट्स चेंज नहीं होंगी, होपफुली एग्ज़ाम्स इन्हीं डेट्स पर हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ जुलाई है, ओके जुलाई है। और आपको मैंने बहुत पहले ही कहा था कि आपको अपने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिविज़न के लिए रखना है। ऐसा क्यों है? आपने चाहे जितना भी पढ़ रखा हो, बिल्कुल आपने 10 किताबें पढ़ रखी हों मोटी मोटी, सारी थ्योरी आपको याद हो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया और अगर आपने MCQs नहीं किए, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो सारी थ्योरी आपकी जो होगी वो धरी की धरी रह जाएगी, ओके, और वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। तो इसीलिए लास्ट के जो 1 मंथ है आपको इस टाइम पे अब रिवीजन करना है, और रिवीजन करके जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसको MCQ के थ्रू बिल्कुल पक्का कर लेना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो मैं आपको आपके ही भलाई के लिए कह रही हूँ कि, और ये मेरी रिक्वेस्ट समझिए कि आप कहीं पर भी इधर उधर थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। आप बस जो भी आपका क्वेश्चन के फॉर्म में जब नोट्स बनाते रहिए, और मैंने तरीका भी बताया है अपने 2-3 लेक्चर से, मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। 1 लाइनर नोट्स की तरह उसको सब नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़, कि जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। देखिए, लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 1000 ml होता है, ओके। जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और ये हमारे पास ERV के बारे में पूछा जाता है, ERV के बारे में पूछा जा रहा है। मैक्सिमम ERV कितना है, तो वो है 1000 ml तक होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन लंग्स फॉर एयर इज़। अब ह्यूमन लंग्स की कैपेसिटी पूछी गई है, तो ये यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटी होती है वो 6000 ml की होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इंक्लूड्स। नाउ वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो फिर इसको इस तरह से भी पूछा गया है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि हमने फोर्सफुल बहुत ज़्यादा अपने जो है हवा को यानी एयर को ब्रीद इन कर लिया है, इंस्पायर कर लिया है, भर लिया है अपने लंग्स में। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीदेड आउट बाई मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज इक्वल टू। नाउ फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया है पहले, उसके बाद जो हम लोग मैक्सिमम जो है फोर्स्ड एक्सपायरेशन करेंगे, जब उसको जो है फोर्सली बाहर निकालेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, तो फिर आपको बताना है जो अमाउंट ऑफ एयर होती है वो क्या होती है जो ब्रीद आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है उसके लिए हमारे पास जो क्या होता है उसको क्या कहलाती है, वो सम कहलाती है सबका, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टोटल, और यहाँ पे टीवी है और ERV है, यानी IRV, टीवी एंड ERV, ओके। तो ये आपको यहाँ पे जो है इसको याद रखना है। तो देख लीजिए, आपको ERV तो पता ही है कि ये जो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, और जो टीवी होती है वो टाइडल वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे हमारे पास ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे जो टीवी होता है ये किसके बराबर हो जाता है, ये 500 ml के बराबर हो जाता है टाइडल वॉल्यूम, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पे IRV है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये कितना होता है, ये होता है लगभग 2500 से 3000 ml तक होता है, ओके। 2500 से 3000 ml तक IRV होता है। और अगर हम लोग ERV की यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना होता है, ये हमारा 1000 से यानी 1000 से 1100 ml तक होता है, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सिर्फ RV की रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1100 से 1200 ml होता है, ओके। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर विच इज़ टेकन इन और गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीथ इज़ नोन एज। जैसे कि हम लोग अभी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग जो एयर को, हवा को अंदर ले रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, तो ये सिंगल ब्रीथ में यानी एक बार के सांस में, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टाइडल एयर, ओके। तो ये कहलाती है टाइडल एयर।
तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 500 ml। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अमाउंट ऑफ, फिफ्थ वाला, अमाउंट ऑफ द एयर एक्सचेंज्ड इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर्ड विद। जो भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एयर है ओके जो एक्सचेंज होती है ब्रीदिंग में, वो किससे मेजर कर सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो बताना है, तो ये है हमारे पास स्पायरोमीटर। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है सिक्स्थ में मैचिंग करनी है। इसमें कॉलम 1 है और कॉलम 2 है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। कॉलम 1 में हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी है। कॉलम 2 में ये 2500 से 3000 ml ऑफ एयर है, 1000 ml ऑफ एयर एंड 3 जो है 500 ml ऑफ एयर एंड जो 4 है वो क्या है 3400 से 4800 ml ऑफ एयर है एंड जो फिफ्थ है वो हमारे पास 1200 ml ऑफ एयर है। तो अब यहाँ पे हमको जो करेक्ट मैचिंग है वो करनी है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओके नाउ, तो यहाँ पे जो करेक्ट है हमारे पास वो हो जाएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो 500 ml ऑफ एयर होता है। ओके नाउ उसके बाद हमारे पास जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है मैंने बता दिया 2500 से 3000 ml ऑफ एयर होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 1000 ml ऑफ एयर होगा एंड यहाँ पे हमारे पास जो रेजिडल है वो कितना होगा 1200 ml ऑफ एयर होगा एंड यहाँ पे हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, जो वाइटल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो हमारे पास हो जाएगी 3400 से 4800 ml ऑफ एयर। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 5 है एंड ई का 4 है। ओके और ये आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में मैचिंग में आपको सारे जो एयर के जो वॉल्यूम हैं वो पता चल गए हैं। ओके तो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें पता चल गई हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7, तो 7 को भी देख लेते हैं। 7 में हमारे पास है द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ डियर इज़। ओके और ये कितना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक डियर का, वो है 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 19,000 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑफ स्क्वेरल, और एक स्क्वेरल है यानी गिलहरी है उसका कितना है 625 सेंटीमीटर क्यूब एंड 530 सेंटीमीटर क्यूब। द एरिया अवेलेबल फॉर हीट लॉस। तो अब कहा गया है जो एरिया अवेलेबल फॉर हीट लॉस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्क्वेरल विल बी अप्रॉक्सीमेटली। ओके तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एरिया अवेलेबल होगा हीट लॉस के लिए, ओके हीट लॉस के लिए पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में बताना है आपको, और स्क्यूरल के लिए वो कितना होगा। तो इस कितना होगा वो 7 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 टाइम्स मोर देन डियर। डियर से जो स्क्वेरल का है, गिलहरी का है, वो डियर के कंपैरिजन में जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा होगा, 7 गुना ज़्यादा होगा। ओके तो नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है। तो प्रोसेस से क्वेश्चन आ गया है, तो प्रोसेस से हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ओके वो कहा जा रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएटेड इनटू ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो हमारे अभी तो आपको डिसोसिएशन कर्व वगैरह भी आएगा तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वही मैं बताने जा रही हूँ। ये है हमारे पास जब ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में लो रहता है। ओके तो लो ऑक्सीजन प्रेशर इन द टिश्यू, जब ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में लो होगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी वो ऑक्सीजन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर डिसोसिएट हो जाएगी या टूट जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी है वो लीवर और मसल में स्टोर्ड होती है, किस रूप में स्टोर्ड रहती है, तो वो जो स्टोर्ड होती है फ्रेंड वो होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी बॉडी में
ये जो हम लोग एनिमल जो होते हैं, एनिमल में जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ओके, और ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है? लिवर में और मसल्स में होता है, तो ये ग्लाइकोजन है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा इज अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, वो कितनी होती है? वो होती है लगभग, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3%। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? वो हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 वाला, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो क्या होता है, उसका शेप पूछा गया है। तो यहाँ पे अगेन मैं स्टार बना रही हूँ, तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये सिग्मॉइड होता है। ओके, ये जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड होता है। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो ब्लड है वो CO2 को किस फॉर्म में कंटेन करता है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, NaHCO3 के रूप में उसमें रहता है, ब्लड में CO2 रहता है। नाउ 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन इज। तो फैक्टर जो कि एल्वियोलर डिफ्यूजन के रेट को असर नहीं डालता है, प्रभाव नहीं डालता है, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 सेल्स के लिए रिएक्टिविटी ऑफ द गैस, जो गैसेस की रिएक्टिविटी है वो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो है वो एल्वियोलर डिफ्यूज़न के रेट पे असर नहीं डालती है या प्रभावित नहीं करती है उसे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 7th है। 7th में देख लेते हैं बोर्स इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बोर्स इफेक्ट पूछा जाता है। नाउ तो 7th हमको मैं अगेन स्टार दे रही हूँ। इन बोर्स इफेक्ट कर्व शिफ्ट टू दी राइट व्हेन, कर्व राइट कब शिफ्ट होता है बोर्स इफेक्ट में? तो यहाँ पे हमें बताना है। नाउ यहाँ पे देखिए, जब ये P50 पर होता है पार्शियल प्रेशर, जो P50 है और क्या होगा CO2, एट P50 पे जो CO2 होती है वो इंक्रीज़ करती है, और P50 पे यहाँ पे जो O2 है वो डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे जब CO2 इंक्रीज़ हो रही है और O2 जो है जब डिक्रीज़ होती है, तो जो कर्व होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th वाला, इन अ मिनट नॉर्मल मैन रिस्पायर। ओके, 1 मिनट में जो नॉर्मल मैन है वो कितनी बार रिस्पायर करता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 16, लगभग 16 बार रिस्पायर करता है। नाउ अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इज़ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें ब्रीदिंग होती है। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो रेस्पिरेशन फिजिकल प्रोसेस है और इसमें ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, 9 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब टेम्परेचर लो होता है और pH हाई होती है तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ओके, नाउ अब हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से क्या है कि नन ऑफ दीज है। यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको भी डिस्कस ही नहीं करेंगे। नाउ 12th वाला हम लोग देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है उसको कहा जाता है कि ये सीधे होता है यानी डायरेक्ट होता है। और क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण ये है कि जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स एक्सचेंज
वो O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील विच देन एक्सचेंजेड विद टिश्यू। ओके, जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं वो ऑक्सीजन और CO2 को डायरेक्टली ही एक्सचेंज करती हैं, किससे? हीमोसील से, विच जो कि बाद में टिश्यू से एक्सचेंज हो जाती है। ओके, जो बाद में टिश्यू से एक्सचेंज करती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 13 है। 13 में है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो रॉन्ग है उसको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर ये क्या है कि क्लीन अप द एयर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ये है वो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग है, क्लीन अप द एयर। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो अब यहाँ पे भी इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा 14 के लिए? हायर PO2, यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब हायर होगा, PO2 हायर होगी, तो क्या होगी? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है होगी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। बाकी जो pH हायर होगी तो होगी बाइंडिंग, लोअर टेम्परेचर होगा तब भी बाइंडिंग होगी, लोअर PCO2 होगी तब भी बाइंडिंग होगी। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो CO2 के लिए पूछा गया है 15th में देख लेते हैं। CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। जो CO2 होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करता है कब? ओके, तो 15 के लिए हमारे पास जो B है, यानी कि जो PO2 है वो हाई होगा और PCO2 वो लो होगा, तब जो CO2 है वो डिसोसिएट हो जाएगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 16 देख लेते हैं। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो एक राइट शिफ्ट शो करता है, और ऐसा किस केस में होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जब हाई CO2 होती है तब ये जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाई CO2 में, हाई PCO2 में ये जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17 में है हाउ मच CO2 इज़ प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ वेनस ब्लड। यानी कि जो हमारी वेन्स में, शिराओं में जो ब्लड है उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें जो पर 100 ml ब्लड है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 3.7 ml। ओके, 3.7 ml तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास 18th क्वेश्चन है। 18 में देख लेते हैं हीमोग्लोबिन इज़ हैविंग अ मैक्सिमम एफिनिटी विद। हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम जो एफिनिटी होती है वो किसके साथ होती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है। और ये जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन की अटैच होने की जो क्षमता होती है वो ऐसा है कि लगभग 300 गुनी होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो ये कहा जा रहा है 19 क्वेश्चन में, इन अ हर्डल रेस, एक हर्डल यानी बाधा रेस जब होती है तो हर्डल रेस में क्या होता है? एक मिनट। नाउ हर्डल रेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक्यूमुलेटेड इन द लेग मसल्स। लेग मसल्स में क्या जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो लैक्टेट है। ओके, आपको पता ही है लैक्टिक एसिड और लैक्टेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, फ्रेंड देखिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे लेक्चर ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है 20, इन ह्यूमन्स विच अमंग दीज इज़ नॉट अ स्टेप इन रिस्पिरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे बताना है कि इस ह्यूमंस के लिए जो है वो रेस्पिरेशन का स्टेप कौन सा नहीं है। तो 20 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 का यूटिलाइजेशन सेल के द्वारा फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए सेल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करना ये रिस्पिरेशन का स्टेप नहीं है। बाकी जो हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये हमारे पास स्टेप है रेस्पिरेशन में। एल्व्यूलर डिफ्यूज़न, बिल्कुल एल्व्यूलाई जो होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का और CO2 का डिफ्यूज़न होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बिल्कुल ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो डिफ्यूज़न है ऑक्सीजन का CO2 का ब्लड एंड
टिश्यूज़ के बीच में ये भी होता है। ओके, डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि क्या नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं है। 20 के बाद 21 हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो 21 है इसमें देखते हैं क्या है। नाउ 21 में इन नॉर्मल मैन टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 प्रॉपरली द ब्लड इज़। नॉर्मल मैन में जो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो क्या होता है, ब्लड कैसा होता है। ओके, प्रॉपरली द ब्लड इज़, अब यहाँ पे आपको बताना है उसका नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइटली अल्कलाइन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नॉर्मल मैन में जो ब्लड का नेचर होता है स्लाइटली अल्कलाइन, वो हेल्प करता है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसफ़र को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 22 में देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे थोरैसिक केज भी रिब केज बना हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं इसको। एक्सहेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन ऑफ एयर थ्रू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक्सेलेशन, एक्सेल मतलब कि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं, तो कह रहे हैं जो एक्सेलेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है एयर के एक्सपल्शन का, यानी कि एयर को बाहर निकालने का, थ्रू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पे विच फिगर करेक्टली शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन का प्रोसेस इन दोनों में से कौन सा इन चारों में से कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट शो कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको रिब केज बना ही हुआ है, डायफ्राम बना हुआ है, डायफ्राम की पोजीशन भी आपको देखनी है, एरोज़ वगैरह ध्यान देने। तो यहाँ पे हमारे पास जो 22 है इसके लिए जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो ए है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके पास जो ये यहाँ पे जो 2 एरो हैं वो अंदर की तरफ हैं। ओके, और उसके बाद एक एरो बाहर की तरफ एक्सेल है, तो हवा बाहर निकाली जा रही है। और यहाँ पे जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी आपको यहाँ पे देख लीजिए। ओके, बाकी से कंपेयर करके तो ये इसको ऊपर उठा रहा है और साइड से इसको जो है यहाँ पे प्रेशर से अंदर की तरफ किया जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये वाला प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला हमारे पास देखिए, अगर हम लोग सी वाले को देखें जो उसके नीचे है, तो इसमें तो दोनों ही एरो नीचे, यानी कि ये इनहेलेशन का हो गया यहाँ पे। ओके, और उसके बाद डी में भी हमारे पास 2 एरो नीचे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर बी में देखेंगे तो ये एरो तो आपका ठीक है, ऊपर वाला तो एक्सेलेशन ये भी ठीक है, एयर बाहर की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे ये जो थोरैसिक कैविटी है इसको में भी आपका एयर जो एरो है वो बाहर की तरफ दिखा दिया है, तो ये गलत है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 23 है। 23 में देख लेते हैं, ये भी डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को इंडिकेट कर रहा है। और क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ऑल पार्ट्स A, B, C एंड D करेक्टली, सारे पार्ट्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 23 है उसके बारे में देख लेते हैं। 23 का कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 23 के लिए है, यहाँ पे जो ए है फ्रेंड वो क्या है, जो ए है एयर वो लंग्स में इंटर कर रही है। देखिए यहाँ पे आप ब्लैक से एरो भी देख पा रहे होंगे। ओके, तो ब्लैक से एरो देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है, ये लंग्स में इंटर कर रही है एयर। ओके, नाउ जो बी है वो है रिब्स और स्टर्न। जब एयर लंग में इंटर करती है, यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो रिब है हमारी, जो रिब केज है, रिब्स हैं और स्टर्नम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ओके, रेज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो बी है उसको बता रहे हैं कि रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। नाउ अब यहाँ पे जो सी है, डायफ्राम है, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, नहीं रिलैक्स पोजीशन में नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो वॉल्यूम है थोरैक्स का, जो डी है थोरैक्स का वॉल्यूम, वो भी क्या होता है, रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके, तो डी आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे डायग्राम आप लोग जिस थोड़ी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें बना भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 24 देख लेते हैं। 24 में है हाउ द मैन्स रेस्पिरेशन विल बी अफेक्टेड इफ़ ही
एसेंड द हाइट ऑफ 25,000 फीट, यानी कि ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जब कोई भी आदमी 25,000 फीट की ऊंचाई पर जाएगा तो जो उसका रेस्पिरेशन है वो कैसे अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, तो जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, यानी कि जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीज्ड। नाउ 25 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद लंग्स, लंग्स से एसोसिएटेड कौन सी डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 25 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस भी है, न्यूमोनिया भी है एंड एस्थमा भी है। तो यहाँ पे 25 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, एस्थमा। नाउ 26 देख लेते हैं। 26 में हमारे पास है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाउंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। तो बिल्कुल ये इजी भी है, आपको पता भी होगा, 4। ओके, 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं। ओके, यहाँ पे HB, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इसके साथ आपका 4 बाइंड होता है तो HB4। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 27 देखते हैं। 27 में है मेरे पास अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी। ओके, एक पर्सन है कोई और उसकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें छेद हो जाता है, पंक्चर हो जाती है, वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो पंक्चर हो जाती है, फट जाती है। ओके, नाउ विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, लेकिन उसके लंग्स डैमेज नहीं होते हैं। ओके, इट्स इफ़ेक्ट कुड बी। नाउ अब इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अब इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो ब्रीदिंग होगी उसमें क्या होगी, सेसेशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, मतलब रुकावट आएगी, बाधा आएगी, तो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 28। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के रेफरेंस में आपको ट्रू जो स्टेटमेंट है वो बताना है। तो 28 का हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, 28 का हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पर एक्सपायरेशन, और यहाँ पर जो एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव होता है। ओके, यानी इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जबकि एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल ट्रू है या करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 29 है। 29 में देख लेते हैं। एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कोल गैस। कोल गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो रहा है, इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एंड कैन किल अ पेशेंट बिकॉज, और पेशेंट को किल कर सकता है। क्यों, वाई, इसलिए क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और इसकी जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होने की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, ये ग्रेटली मॉडिफाई करता है, ग्रेटली मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देता है। दस मेकिंग इट लूज इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी को कम कर देता है, लूज़ कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के 17 क्वेश्चन किए, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी के 7 क्वेश्चन किए, और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के 29 क्वेश्चन किए। तो फ्रेंड अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि हम लोगों ने लगभग 45 मिनट में हम लोगों ने आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अब क्या किया है, अब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ ताकि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकें। और टाइम हमारे पास, आपके पास टाइम कम है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। ओके, और आप लोगों को तैयारी ज़्यादा करनी है, मटेरियल ज़्यादा चाहिए, आप लोगों को ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पर आपको मटेरियल कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कम समय में मिल रहे हों। तो आप लोग जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और शेयर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी हेल्प करिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।